नमस्कार, मैं डॉक्टर सिमी चौहान, मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय हिंदी विभाग से आप सभी के सामने अपने कुछ विचार एक विषय पर रखना चाहती हूँ। जैसा कि मनीष सर ने आप सभी के सामने मेरे विषय के बारे में चर्चा की ही है कि मेरा विषय है हिंदी आलोचना और अज्ञेय। तो पहले मैं आप सभी के सामने ये बता देना चाहती हूँ कि अज्ञेय की भूमिका अपने साहित्य जगत में बहुत विवादित रही है और कहीं ना कहीं उनके पाठक भी इस भुलावे का शिकार रहे हैं कि अज्ञेय की रचनाओं में ऐसा क्या है जो समझ से बाहर है। तो आज मैं उन्हीं सब विचारों को, उन्हीं सब बातों को आप सभी के सामने साझा करना चाहती हूँ। तो मैं अपने विषय की शुरुआत करती हूँ। शोधार्थियों को या जो भी मेरा ये विषय है सुन रहे हैं, उम्मीद करती हूँ ये कहीं ना कहीं आपके लिए मददगार साबित होगा और हो सकता है आप बहुत सी बातों पर असहमत भी हों, तो उसके लिए भी आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं अगर कुछ स्कोप हुआ। तो मैं शुरुआत करती हूँ अपने विषय की। विषय का नाम फिर से मैं दोहरा रही हूँ, हिंदी आलोचना और अज्ञेय। हिंदी आलोचना और साहित्य जगत में अज्ञेय का एक, जैसा कि मैंने आपके सामने अपनी बात रखी, विवादित स्थान रहा है और मेरा ऐसा मानना है कि इनके सृजन संबंधी विचारों को समझे बिना ना इनके साहित्य को लेकर कोई समझ बनाई जा सकती है और ना ही इनके प्रयोगों को समझा जा सकता है। हिंदी आलोचना जगत में कई रचनाकारों ने अपनी रचनाओं का मूल्यांकन स्वयं किया है, लेकिन अज्ञेय ने रचना मूल्यांकन को लेकर जो दृष्टि और विचार हमारे सामने पेश किए हैं, उन्हें समझे बिना भी हम हिंदी आलोचना को नहीं समझ सकते। किसी भी रचनाकार के लिए अज्ञेय के साहित्य को समझने के लिए उनकी आलोचनाओं, उनकी प्रतिक्रियाओं को समझना अत्यंत आवश्यक है। अज्ञेय ने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण आदि सभी विधाओं में अपना स्थान बनाया है। सभी विधाओं में उन्होंने लिखा है और साथ ही इन विधाओं में जो भी रचनाएं उन्होंने लिखी उस पर अपना एक विश्लेषण भी उन्होंने दिया है। यथास्थान आलोचकों को वे ये सलाह या कहीं ना कहीं वे ये बतलाते चले हैं कि उन्हें कौन से और कैसे नए विचार और दृष्टिकोणों से किसी भी रचनाकार और रचना का मूल्यांकन करना चाहिए। हिंदी आलोचना जगत में अज्ञेय अधिकांशतः हिंदी आलोचकों से असंतुष्ट रहे, उनके काम से असंतुष्ट रहे। यही कारण है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी रचनाओं पर अपना जो एक विचार है या अपना जो एक स्पष्टीकरण है वह स्वयं दिया है। हिंदी साहित्य जगत में अज्ञेय और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ये दो व्यक्तित्व हमें दिखाई देते हैं और इन पर आपको जो इसका भेद है इन दोनों के बीच, वह भी स्पष्टतः नजर आएगा अगर आप संपूर्णतः अज्ञेय की रचनाएं पढ़ेंगे। आरंभ से ही अज्ञेय पर बहुत सारे आरोप लगे और उन आरोपों को झेलते हुए भी उन्होंने कहीं भी अपनी ये कहें कि अपने घुटने नहीं टेके या आलोचकों से कहीं डरे नहीं। वो टिके रहे। लगातार वो हिंदी साहित्य जगत में नई नई रचनाओं में नए नए विचारों के साथ इन चुनौतियों को स्वीकार करते रहे और साथ ही साथ उन्होंने नए उभरते रचनाकारों को भी अपनी पैठ जमाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। जिन रचनाकारों को हिंदी आलोचकों का निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं मिला, उन्हें अज्ञेय से ज़रूर कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए और इस रचनाकार के जीवन में जितने भी उसने आरोप झेले या जितनी भी उसने कठिन परिस्थितियों को सामना करते हुए अपनी रचनाओं का सृजन किया, उससे भी नए उभरते लेखकों को एक नई प्रेरणा मिलती है। आलोचना साहित्य का एक ऐसा शास्त्र है जिसमें किसी रचना की परत दर परत जटिलताओं की गांठें खोलकर आलोचक उसे पाठक के लिए संप्रेषणीय बनाता है और साथ ही साथ वह सृजन से पुनर्सृजन की इस प्रक्रिया में आलोचक पूर्वाग्रहों, विद्वेष भरी मानसिकता से दूर रहना चाहिए
सृजन कर्म और आलोचना कर्म दोनों का यह सामाजिक दायित्व है कि वह देश और काल से निरंतर बदलती हुई संवेदनाओं एवं मूल्यों को संप्रेषित करने का प्रयास करे, जिससे साहित्य को जानने समझने और आत्मसात करने वाले पाठकों और रचनाकार दोनों के साथ न्याय किया जा सके। जैसा कि हम ये सभी जानते हैं कि जब मार्क्सवादी विचारधारा हिंदी साहित्य जगत में आई और उसी के साथ साथ या उन्हीं के विचारों के साथ साथ आधुनिकतावादी विचारधारा भी देखने को मिलती है, और ऐसा मार्क्सवादी आलोचकों ने कहा, कुछ आलोचकों का ऐसा मानना था कि ये जो नई विचारधारा उभर कर आ रही है यह हमारे विकास में बाधित है और कहीं ना कहीं विरोधी है। इसी को ही एक तरह से आधार बनाते हुए या ये गलतफहमी का शिकार होते हुए उन्होंने उस दौर के कवियों को उनकी रचनाओं पर टिप्पणी करना, उनके कवियों को आरोप लगाना और गुटबाजी कर उन पर दलबंदी आलोचना करना, साथ ही साथ उनकी रचनाओं को और उन्हें दरकिनार करना, ये सब किया गया। और इसी के साथ साथ उनकी रचनाओं को, उन कवियों को पाश्चात्य विचारकों की नकल या उनका अनुकरण कहकर भी एक तरह से दरकिनार कर दिया गया। और प्रगतिवादियों के तर्कों का खंडन कर इन आधुनिकतावादी लेखकों ने, इन कवियों ने रचनाकार की मनस्थिति और उसके मन में रचना के मर्म को जानने का प्रयास किया। वे इस बात पर बल देते हैं कि किसी भी रचना के मूल्यांकन के लिए इन दो पक्षों पर ध्यान रखना, इन दो पक्षों पर विचार करना अनिवार्य है। इसी श्रेणी में, इसी वर्ग में इलाचंद जोशी जी, समीक्षक आपके सामने अज्ञेय हैं, ये सब आते हैं और इनके समीक्षा सिद्धांतों पर पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों फ्रायड, एल्डर, युग आदि का भी प्रभाव दिखाई देता है। आलोचना को आपद धर्म मानते हुए भी इन रचनाकारों ने अपनी लीक से हटकर अपनी विचारधारा को स्वयं विश्लेषित करने का प्रयास किया और अपनी रचनाओं को लेकर जो भी पाठकों के बीच भटकाव की स्थिति बन रही थी उसे दूर करने का प्रयास किया। पाठ की पाठक केंद्रित आलोचना को शुरुआत करने का जो एक पहल है, या कहूँ कि हिंदी आलोचना में पाठ की पाठक केंद्रित आलोचना अज्ञेय ने ही स्थापित की। और 1950 के बाद हिंदी आलोचना में कई दृष्टिकोण एक साथ उभरते देखे जा सकते हैं। जैसे कि आपके सामने कुछ आलोचक हैं जो पारंपरिक मार्ग को अपनाते हैं, कुछ आलोचक हैं जो प्रगतिशील मार्ग को अपनाते हैं, कुछ आलोचक हैं जो आधुनिकतावादी और तीखे स्वर में आपको आलोचना करते नजर आएंगे। आलोचक की व्यक्तिक रुचि और उसका राग द्वेष के कारण ही ये जो सारे विवाद हैं, ये जो सारे मतभेद हैं, इनका जो शुरुआत है वो नज़र आती है। तो किसी भी आलोचक को इस राग द्वेष, इस व्यक्तिक जो रुचि है उसकी, इसे परे हटकर आलोचना करनी चाहिए, जिसके साथ वह रचना और रचनाकार और उसकी रचना दोनों के साथ ही न्याय कर सकता है। अज्ञेय की रचनाओं की शुरुआत अगर देखें तो 1929 में उनकी एक कहानी आती है जिज्ञासा, लेकिन उनके जो नए विचार या जो नए मूल्य जो हिंदी आलोचना जगत में कहीं ना कहीं उसे उद्वेलित कर रहे थे, कहीं ना कहीं वहाँ विवाद की स्थिति पनप रही थी, तो वो 1933 के दौरान उनकी कविता और उनकी कहानियों में ऐसी नए विचारों और शैलियों का सूत्रपात नज़र आता है जिससे ये सब विवादित स्थितियाँ पनपी। तो कुछ आलोचकों ने तो उनकी जो इस मौलिक विचारधारा को मौलिक ना मानते हुए सीधा सीधा उन्हें पश्चिमी अनुकरण और मार्क्सवादी विचारधारा का एक विरोधी विचारधारा कहकर दरकिनार किया या घोषित किया कि ये जो नई विचारधारा पनप रही है ये मार्क्सवादी विचारधारा के विरोधी है या विरुद्ध है। अज्ञेय की आलोचना शुक्लोत्तर युग से ही शुरू हो जाती है। अज्ञेय के काव्य संग्रहों की भूमिका और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी उन्होंने अपने कविता संबंधी और सृजन संबंधी नए विचारों को प्रस्तुत किया है। जब किसी कवि के नए भावबोध, विचार, शैली, सोच, रचना प्रक्रिया, भाषा संप्रेषण आदि का पुरानी विचारधारा और सीमित पैमानों पर
मूल्यांकन किया जाता है तो वह रचनाकार और रचना दोनों ही मतभेद की स्थिति बनती है और वह वो अर्थ संप्रेषित नहीं कर पाते जो सही मायनों में रचनाकार कहना चाहता है। तो इसीलिए उन्होंने किसी भी रचना को लेकर अपनी किसी भी रचना को लेकर इस तरह के विवादों से बचने के लिए वो पाठकों से भी कहते हैं कि इस तरह के विवादों से बचने के लिए वह उसकी रचना को पढ़े। किसी भी रचना को लेकर आलोचकों के बीच मतभेद होना या विचारधारा का ना मिलना स्वाभाविक है, लेकिन जब मूल्यांकन किसी राग द्वेष के चलते या पूर्वाग्रहों के चलते किया जाता है तब कवि और कविता दोनों ही अन्याय पाती हैं, अन्याय के शिकार होती हैं। और इन्हीं सीमित दायरों में कवि अज्ञे और उनका काव्य काफ़ी मूल्यांकित किया गया, काफ़ी उस पर आलोचना की गई, बहुत सारे आरोप लगाए गए और इन आरोपों को खारिज करने वालों की संख्या भी कम नहीं है। लेकिन यथास्थान अज्ञे भी अपने कवि रूप को स्पष्ट करते चलते हैं। तो सर्वप्रथम मैं उनके कवि रूप पर जो आरोप लगे उस पर बातचीत करूंगी कि कवि रूप पर हिंदी आलोचना में आलोचकों ने क्या क्या उनकी कविताओं पर और कवि पर क्या आरोप लगाए। तो जैसा कि मैं कुछ नाम आपके सामने दे रही हूँ, आपने सभी नाम से परिचित भी होंगे और सुने भी होंगे। और जैसा कि सीधा सीधा एक आरोप उनकी कविताओं पर लगता है प्रयोगवादी, फिर परंपराद्रोही, पश्चिमीवादी, कलावादी, रूपवादी, रहस्यवादी, व्यक्तिवादी, अहमवादी, समाज विरोधी, रहस्यवादी, नव रहस्यवादी आदि ऐसे मोटे मोटे कई आरोप आपके सामने आएंगे। तो 1943 से तार सप्तक का संपादन कविता जगत में दिखाई देता है और इस तार सप्तक के संपादक में एक सत्य की खोज और प्रयोग की महत्ता पर जो बल दिया गया वह विवाद का भी मुद्दा बना। लेकिन अगर आप आगे के संपूर्ण कार्यक्रम, उनके संपूर्ण कार्यकाल को देखेंगे, उनकी सभी रचनाओं को देखेंगे तो जो उनका एक पत्र के संपादक प्रतीक के दौरान ही इन प्रयोग की शुरुआत जो है वो नज़र आती है। और कुछ समीक्षकों ने तो जानबूझकर अज्ञे पर दलबंदी आलोचना की कि और उन्हें प्रयोगवाद का प्रवक्ता और उनकी कविताओं को प्रयोगवादी कहकर रूपवाद और बुद्धिवादी के कटघरे में उन्होंने उसको डाल दिया। अज्ञे को आरंभ से ही इस प्रयोगवाद नाम से एक चिढ़ कहूँ या कहूँ असंतुष्टि थी, लेकिन वो बार बार ये कहते रहे कि मेरे लिए ये प्रयोग कोई साध्य नहीं है या कोई हथकंडा नहीं है गुटबाजी करने का या कोई वाद की शुरुआत करने का। यहाँ तो प्रयोग मात्र एक साधन है। वे बस काव्य में जो घिसे पिटे या जो अर्थहीन विषय हैं उन विषयों, शब्द प्रतीकों का, उन विषयों का वहाँ उस स्तर पर एक नया प्रयोग करना चाहते हैं। लेकिन उनकी कविताओं पर जब मैं विचार करती हूँ, जब मैं उनको परखती हूँ तो मैं जान पा रही हूँ कि ये प्रयोग मात्र कोशिश पर है। कुछ नए शब्द शैली लाने में वो सफल रहे, लेकिन वहाँ भी हमारा हिंदी आलोचक भटक जाता है ये सोचकर कि ये उसकी मनस्थिति से या उसकी विचारधारा से तालमेल नहीं बैठा पा रहे। इसी कारण पाठकों को यथास्थान आगे एक जटिल, एक मुश्किल या एक पेचीदा सा लेखक लगते हैं जिसे समझना, मतलब ऐसा लगता है जिसे समझने के लिए मुझे कुछ अन्य पाश्चात्य विचारकों का या कुछ साहित्यकारों का अध्ययन करना पड़ेगा। बहरहाल कवि अज्ञे पर एक और आरोप जो मिलता है वो है परंपराद्रोही होने का। तो अगर आप ध्यान दें तो वो कहीं भी परंपरा से कटकर बात नहीं करते। वे हमेशा एक ऐसी परंपरा का विरोध करते हैं जो परंपरा अपना मूल सत्व या अपने मूल्य खो चुकी है, जिसमें वो राग सत्व, जीवन का राग जो है वो समाप्त हो चुका है। वो रूढ़िवादी सोच को दरकिनार करते हैं, रूढ़िवादी सोच की आलोचना करते हैं, वो ऐसी परंपरा को मानने से अस्वीकार करते हैं। तो वे स्वयं भी कहते हैं कि जो संस्कार देने वाली हो, जीवन राग को ध्वनित करने वाली हो, ऐसी परंपरा का मैं पक्षधर हूँ। लेकिन जो अपना मूल सत्व खो चुकी है, रूढ़िवादी सोच को अपनाए हुए है, कहीं ना कहीं व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधित बनी हुई है, मैं ऐसी परंपरा को अपने साहित्य में, अपने विचारों में, अपने सृजन में कहीं भी स्थान नहीं दे सकता।
उनकी रचनाओं में परंपरा एक काली रेखा के समान है, जिस काली रेखा को पकड़े बिना या जिस काली रेखा के बिना प्रकाश खोजना या नए प्रकाश की ओर जाना असंभव है। तो आगे उस अर्थ में परंपरा द्रोही नहीं है जिस अर्थ में आलोचकों ने हमारे सामने अपने विचार रखे या उनकी कविताओं को सीमित कटघरे में डालकर उन्हें परंपरा द्रोही, परंपरा विरोधी कहकर हमारे सामने, हमारे पाठकों के सामने प्रस्तुत किया। इसी के साथ ही अज्ञेय पर पूर्ववर्ती और परवर्ती दो भागों में अज्ञेय को बांटकर उनका मूल्यांकन भी किया गया। कुछ लोगों ने उनमें छायावादी अवशेष खोजने के भी प्रयास किए कि उनकी रचनाओं में छायावाद का सीधा सीधा प्रभाव देखा जा सकता है, और कुछ ने पाश्चात्य विचारकों का विलायती संदर्भ खोजने का प्रयास किया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम किसी भी रचनाकार को या किसी भी मतलब कहने की बात है कि कोई व्यक्ति अपने युग समाज से कैसे अपेक्षित रह सकता है, उसका प्रभाव तो उस पर ज़रूर ही पड़ेगा। स्वाभाविक है कि अपना युग जो समय है उसका प्रभाव हर किसी व्यक्ति पर नज़र आता है, और किसी व्यक्ति के जीवन में जब कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व या कोई ऐसे विचारक का वह अध्ययन करता है जिससे उसका व्यक्तित्व प्रभावित होता है, तो वह प्रभाव भी उसकी रचनाओं में, उसके सृजन पर, उसके जीवन पर स्वाभाविक है जो वो दिखाई देगा। तो इस प्रभाव को नकलची कह देना या अनुकरण कह देना कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ बात है जो छिपी रह गई है। तो अगर आप उनकी रचनाओं का मूल्यांकन करेंगे तो यह प्रभाव जो है वो आरोपित नहीं है, ऊपरी नहीं है, ये स्वाभाविकता ही नज़र आता है। अगर हम अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसके विचार या जिसकी विचारधारा हमें बेहद प्रभावित करती है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन को, हमारे विचारों को एक नई दिशा देता है। उसी तरह से अज्ञेय के जीवन में भी उनके आप जीवन काल को देखेंगे तो बचपन से ही उनके पारिवारिक माहौल में ही उन्होंने अंग्रेज़ी भाषा, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा और अन्य विदेशी भाषाओं का ज्ञान उन्हें पढ़ना शुरू किया, मिला। और उन्होंने इसके साथ साथ संस्कृत के जो विचारक थे उसके पाश्चात्य विचारकों का भी अध्ययन किया। तो जब एक छोटा बच्चा अपनी उम्र में इस तरह के बड़े बड़े विचारकों का अध्ययन करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, तो क्या उसके जीवन पर, उसकी रचनाओं में वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होगा? स्वभावतः होगा। तो उसे नकल कह देना या आरोपित कह देना कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा खटकता है। बाकी आप भी थोड़ा सा इस चीज़ को इस नज़रिए से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि मैं क्या विचार आपके सामने खोलना चाह रही हूँ। तो इस प्रभाव को अगर हम ऊपरी और आरोपित मान लेंगे तो बेहद सरलता से उन्हें नकलची, या हम किसी भी विचारक को या किसी भी कवि को ऐसे हम कह सकते हैं कि उसने उस साहित्य की नकल की है या वहाँ से वो अनुकरण है। एक और विचार उन पर, एक और आरोप उनकी रचनाओं पर आता है, कविताओं पर आता है कि वे व्यक्तिवादी हैं, अहमवादी हैं। क्योंकि प्रगतिवादी जो विचारधारा थी उसके केंद्र में समाज था, लेकिन अज्ञेय के जो रचनाएं आप देखेंगे उन्होंने व्यक्ति को महत्ता दी, प्रमुखता दी, लेकिन अज्ञेय व्यक्ति के साथ साथ उसके व्यक्तित्व को प्रमुखता देते हैं, मात्र व्यक्ति को प्रमुखता नहीं देते। और समाज विरोधी जहाँ उन्हें कहा गया क्योंकि वो व्यक्ति को प्रमुखता दे रहे हैं, समाज को नहीं दे रहे हैं, ऐसा कदापि नहीं है। क्योंकि वो अपने लिए एक ऐसा समाज चाहते हैं जिस समाज में स्वतंत्रता हो, जिस समाज में जीने की स्वतंत्रता हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, जिस समाज में हम खुलकर रह सकें, जिस समाज में वो रूढ़िवादी सोच ना हो, जिस समाज में किसी तरह के बंधन या ऐसे बंधन ना हो जो हमारे व्यक्तित्व के विकास में बाधित हो। मैं आप लोगों से ही पूछना चाहती हूँ, क्या हम सब भी यही नहीं चाहते? तो ऐसा उनकी रचनाओं में आप देखेंगे तो ये बात आपको बहुत स्पष्ट नजर आएगी। सीधे सीधे उन पर जो ये लगा आरोप व्यक्तिवादी, अहमवादी होने का, तो जैसा कि मैं कह रही हूँ कि वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को महत्व देते हैं। वे ऐसा मानते हैं कि जब व्यक्ति का व्यक्तित्व परिपूर्ण होगा,
स्वतंत्र होगा, पूर्णतः विकसित होगा, तो वो एक स्वतंत्र समाज को निर्मित कर पाएगा, एक ऐसे समाज का निर्माण कर पाएगा जो समाज जो है एक नई सोच रखता हो, समाज में एक खुलापन हो, जिसकी मानसिकता छोटी ना हो या रूढ़िवादी ना हो। और वो ये भी कहना चाहते हैं कि उनकी रचनाओं में जब वो ऐसे व्यक्तित्व पर पाते हैं व्यक्ति को कि उसका व्यक्तित्व परिपूर्ण है, विकसित है, तो वो उसे समाज को ही समर्पित कर देते हैं। लेकिन जैसा कि आप लोगों ने उनकी कविता भी पढ़ी होगी, ये दीप जो ये स्नेह भरा एक दीप है, इसको मैं पंक्ति को देना चाहता हूँ, तो वो पंक्ति को देना जो है वो समाज को समर्पण है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये द्वीप जो है भयंकर तूफानों को झेलते हुए अगर आलोकित है, प्रज्वलित है, तो यह द्वीप उस समाज में जब जाएगा तो उसको भी प्रकाशित करेगा। ऐसे ही वो व्यक्ति के साथ पाते हैं कि क्योंकि व्यक्ति से मिलकर ही समाज बनता है, एक व्यक्ति समाज नहीं बना सकता, तो ऐसे लेकिन एक एक व्यक्ति मिलकर समाज बना सकता है। तो इस तरह से वो एक स्वस्थ निर्माण, एक स्वस्थ समाज के निर्माण की कल्पना करते हैं कि इस तरह से एक स्वस्थ समाज जो है वो बनाया जा सकता है। लेकिन वो पंक्ति को दे देना भी, वो समर्पण भी अज्ञे को खटकता है। वो भी चिंता, वहाँ उन्हें वो चिंता मात्र एक ढोंग, एक दिखावा भर लगती है। अब ऐसे स्थिति में उन पर इस तरह के आरोप करना या उन्हें विवादित बना देना, कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें दरकिनार करने के सब हथकंडे हैं। अज्ञे की कविताओं के माध्यम से आप ध्यान देंगे तो एक और समस्या पर लगातार वो विचार करते हैं, वह है संप्रेषण की समस्या। साधारणत्व ही संप्रेषण का मूल धर्म है। अर्थ के संप्रेषण के लिए लगातार वो अपनी कविताओं में, भूमिकाओं में विचार करते रहे हैं और उन्होंने अर्थ के संप्रेषण के लिए ही वे प्रतीकों, उपमानों, बिंबों आदि की नवीनता पर बल देते हैं। क्योंकि जो प्रतीक, जो उपमान, जो बिंब कई बार साहित्य जगत में प्रयोग होते रहे हैं और उन्हीं अर्थों में व्यक्त होते रहे हैं जहाँ कुछ नयापन नहीं है। कवि उससे कहीं ना कहीं उसे ही बदलना चाहता है, उसमें नयापन चाहता है। तो जैसे कि वो पंक्ति भी है, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं खोज। इस पंक्ति पर भी बहुत विवाद हुए, कई तरह से इसका स्पष्टीकरण, संप्रेषण किया गया, अर्थ निकाले गए, खूब टिप्पणियाँ की गई। उनकी भाषा को, उनके शब्दों को जड़ाऊ, टिकाऊ, अनगढ़ ठोकरों सी, जनजीवन के मुहावरों से वंचित, किताबी गढ़ी हुई कृत्रिम भाषा कहकर कहीं ना कहीं उसे नकारा गया, कमतर आंका गया। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो उनकी रचनाओं में हर तरह के शब्द मिलते हैं, क्योंकि मैंने जैसा कि अभी आपके सामने रखा कि बचपन से ही वह व्यक्ति संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू कई भाषाओं का ज्ञान ले रहा है। तो क्या ऐसा व्यक्ति जिसकी वोकैबुलरी इतनी ज़्यादा हो, उसके साहित्य में वो शब्द नहीं मिलेंगे? आप देखेंगे तो उनके साहित्य में तत्सम, तद्भव, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, पहाड़ी, मिश्रित लोक जीवन के जितने भी प्रचलित मुहावरे हैं, विदेशी, हर तरह की चीज़ें, हर तरह के शब्दों का वहाँ भंडार है। बस वो कहीं खोजने में कमी है। तो बहुत अनूठे प्रयोग के साथ बहुत ही स्वभावतः वो नज़र आती हैं वो चीज़ें। भूमंडलीकरण के इस दौर में व्यक्ति प्रकृति से निरंतर कटता जा रहा है। तो अज्ञे की एक कविता है असाध्य वीणा, उसको लेकर भी बहुत सारे वाद विवाद मिलते हैं, मतभेद मिलते हैं कि लेकिन इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इस भागम भाग की दौड़ में एकमात्र अज्ञे की एक कविता ऐसी है, मुझे ऐसा लगता है, जो व्यक्ति को व्यक्ति के मौन के साथ जोड़ती है, प्रकृति की उन ध्वनियों से परिचित कराती है जहाँ हम कहीं उन ध्वनियों को खो चुके हैं, उन स्वर ध्वनियों को हम कहीं ढूंढते हैं जाकर दूर पहाड़ों में। तो बहुत अच्छी और सुंदर कविता है असाध्य वीणा। अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे कहीं ना कहीं इस तरह की स्वर ध्वनियों के प्रयोग मिलेंगे, उपादान प्रकृति के इतने सारे मिलेंगे जो बड़े ही अनूठे प्रयोग के साथ कवि ने हमारे सामने रखा है। एक नाटक भी उन्होंने लिखा है, लेकिन अज्ञे स्वयं ऐसा कहते हैं अपने
यथास्थान अपनी भूमिकाओं में, अपने वक्तव्यों में कि वे नाटक लिखने के पक्षधर कभी नहीं रहे, क्योंकि नाटक लिखने के लिए जो है एक जीवंत रंगमंच की आवश्यकता होती है, और वो जीवंत रंगमंच जब तक नहीं होगा तब तक नाटक लिखना संभव नहीं। उस पर भी उन्होंने एक नाटक की रचना की जिसका नाम है उत्तर प्रियदर्शी। इस नाटक को उन्होंने स्वयं स्वीकारा कि यह जो है एक गीति नाट्य है। समीक्षकों ने इस पर प्रायः टिप्पणियां कम ही की हैं, शायद इसीलिए कि वो नाटक कुछ नया हमारे सामने नहीं दे रहा, या उस नाटक में कुछ ऐसी बात नहीं है जिसे खरोचा जा सके, क्योंकि जिसमें कुछ बात होती है कहा उसी के बारे में बहुत कुछ आता है, लेकिन नकारात्मक तरीके से कह देने से कहीं ना कहीं उसकी जो अर्थवत्ता कम हुई या पाठक संख्या कम हुई, वो शायद एक सोचने की स्थिति है कि वहाँ क्या कमी रही। तो जैसा कि मैं कह रही थी, ये गीति नाट्य स्वयं अज्ञे ने स्वीकृत किया है, लेकिन जब आप इस नाटक को पढ़ेंगे और गीति नाट्य के तत्वों को आप देखेंगे तो इस नाटक में उस स्तर तक गीति नाट्य के तत्वों की भरमार नहीं है या उस तरह से प्रयोग नहीं है जैसा गीति नाट्य में होता है। इसमें मात्र कविता से एक रागात्मकता ले लेना और नाटक की वस्तु में नाटकीयता भर देने से गीति नाट्य की रचना नहीं होती। इसमें उस तरह से गीतों की योजना नहीं है, लय तुकबंदी उस तरह की नहीं है कि जैसे कि गीति नाट्य के लिए अपेक्षित है। उतने पर भी नाटककार अज्ञे ने यथास्थान रंग निर्देशों, पात्रों की वेशभूषा को लेकर निर्देशन दिया है। तो लेकिन उतने में भी एक नाटक जो है हिंदी नाट्य परंपरा में अपना स्थान तो रखता ही है। इसके बाद मैं कथाकार अज्ञे पर बात करूंगी। कथाकार अज्ञे में उनके उपन्यास और कहानी दोनों को लेते हुए मैं आपके सामने कुछ उनके विचार और कुछ स्पष्टीकरण जो आरोपों को लेकर हुए, जो बातचीत हुई, उसके बारे में आपसे बात करूंगी। कहानी और उपन्यास दोनों में अज्ञे ने मनोवैज्ञानिक, सामाजिक चिंतन दोनों जो उनका मिलता है, वो अपने दौर के जो उनके रचनाकार थे जैनेन्द्र या यशपाल, उनसे वे एक कदम आगे ही दिखाई देते हैं। इस दौर में हिंदी कथा साहित्य पर सीधे सीधे पाश्चात्य विचारकों और उनकी विचारधारा का जो प्रभाव है वह स्पष्ट लक्षित होता है। अज्ञे की कथा साहित्य में भी भारतीय विचारकों के साथ साथ पाश्चात्य विचारकों का भी प्रभाव लक्षित किया जाता है, लेकिन आलोचक भारतीय विचारकों को जो प्रभाव है उसे तो उतना नहीं ध्यान देते या उतना उसको नहीं विवादित बनाते, लेकिन जो पाश्चात्य विचारक हैं जैसे कि ब्राउनिंग, टी.एच. लॉरेंस, कीर्केगार्ड, जेम्स जॉयस, रोला, फ्रायड, युंग, एडलर, मार्क्स, सार्त्र आदि सभी विचारधाराओं का आधार स्वरूप इस्तेमाल अज्ञे ने किया है, लेकिन उसे अपने तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया है, अपनी रचनाओं में अपने तरीके से प्रयोग किया है। उसका अनुकरण या उसको मैं कहूँ कि सीधे सीधे उसका अनुवाद उनकी रचनाओं में कहीं नहीं मिलता। कथाकार अज्ञे ने मात्र 3 उपन्यास लिखे हैं और 67 कहानियाँ लिखी हैं। 3 उपन्यासों के अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग विचारधारा हमें दिखाई देती है। जैसा कि पहला उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 भाग 2 हमारे सामने जो है एक आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर लिखा गया उपन्यास है। दूसरा उपन्यास नदी के द्वीप जो प्रेम, विवाह, सहजीवन की जो एक स्वतंत्रता है, सहजीवन की जो एक अवधारणा है, उसको हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तीसरा उपन्यास अपने अपने अजनबी, जो इसमें अस्तित्ववादी जो एक दृष्टि है वो हमें दिखाई देती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले उपन्यास का नाम जो शेखर एक जीवनी है, शीर्षक पर ही बहुत आलोचकों ने विवाद बनाए, मतभेद रखे, तरह तरह की टिप्पणियां की कि भाई ये उपन्यास है कि जीवनी है। लेकिन कहीं हमारे आलोचक ये भूल जाते हैं कि हिंदी साहित्य जगत में ऐसे शीर्षक, ऐसी रचनाएं हमारे सामने सिर्फ ये पहली नहीं है, ऐसी बहुत सारी हमारे सामने शीर्षक हैं, बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं। तो आलोचकों ने अज्ञे के समस्त कथा साहित्य पर पाश्चात्य प्रभाव व अनुकरण
जो है वो स्पष्ट लक्षित किया है। और लेकिन जिस दौर में अज्ञे ये उपन्यास व कहानियाँ लिख रहे थे, उस समय के आलोचक और पाठक इन बदलती हुई मनस्थितियों से, इन बदलती हुई शैलियों से, उन संबंधों से शायद उतने वाकिफ नहीं थे। तभी वो उसे इस सीमित कटघरे में या इस सीमित सोच में के साथ अपना जो है वो निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं कर पाते। और अज्ञे के उपन्यास व कहानियों में मात्र जो उनके सामने जो आरोप आए, वो जैसे कि मनोवैज्ञानिक, व्यक्तिवादी, अहमवादी, क्षणवादी, अश्लील, असामाजिक, अभिजात्यवादी, अस्तित्ववादी आदि कई कटघरों में उन्हें जो है वो रखा गया। तो जैसे कि मैं आपके सामने बताई हूँ कि ये प्रयोग जो है वो कहीं अंधाधुंध नहीं है। इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल रखूँगी। जैसे कि शेखर एक जीवनी में शेखर में ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स सिद्धांत का जो है एक जो ऐसा कहा गया आलोचकों के माध्यम से कि वो फ्राइड का प्रभाव है। तो जैसे कि फ्राइड का सिद्धांत है इलेक्ट्रा ऑडिपस, जैसे कि मैं आपके सामने रख रही हूँ, और इसको थोड़ा सा मैं स्पष्टीकरण देते हुए अपनी बात रखूँगी कि जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है उसमें पुत्र का माँ के प्रति आकर्षण होता है, और जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है उसमें पुत्री का पिता के प्रति आकर्षण होता है। तो आप जब शेखर एक जीवनी देखोगे तो ये जो फ्राइड के सिद्धांत हैं दोनों, ऑडिपस और इलेक्ट्रा, इसका वहाँ पर विपरीत वर्णन है। शेखर का यानी पुत्र का अपनी माँ के प्रति जो संबंध है, वहाँ आप देखोगे वहाँ प्रेम नहीं है, वहाँ विरोध है, वहाँ कहीं ना कहीं मनमुटाव है, वह कहीं ना कहीं कड़वाहट है। और जो पुत्री है सरस्वती, उसका पिता की बजाय अपनी माता के प्रति ज़्यादा आकर्षण है या संबंध अटूट है। तो जैसे कि एक मैं एग्जाम्पल आपके सामने रखती हूँ, जैसे कि वो कहते भी हैं अज्ञे स्वयं अपने वक्तव्यों में कि माँ की ओर आकर्षित पुत्र और पिता की ओर आकर्षित कन्या साधारणता की ओर, सामान्यता की ओर जाते हैं, और पिता की ओर आकृष्ट पुत्र और माता की ओर आकृष्ट कन्या असाधारण होते हैं। दूसरे में मिलेंगे प्रतिभावान लेखक, कवि, देश और संसार को बदल देने वाले सुधारक, क्रांतिकारी, डाकू, जुआरी, पतित से पतित, मानवता से प्रेत। शेखर साधारण नहीं था, वह अपने पिता का उपासक था। तो इस सिद्धांत को, फ्राइड के सिद्धांत को वो अपने तरीके से तोड़ मरोड़ के, विपरीत तरीके से, क्योंकि वो अपने पात्रों को कहीं ना कहीं असाधारण बनाना चाहते हैं, तो प्रस्तुत करते हैं, और ये एक उनका अपने तरीके का प्रयोग है। तो इसमें कहीं भी मुझे तो अनुकरण जैसी स्थिति नहीं लगी कि, क्योंकि अनुकरण तो मतलब किसी को कॉपी करना होता है, नकल करना होता है, तो नकल तो नहीं है। नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो शायद उन्होंने अकल दौड़ाई है। तो पाठक इस भटकाव का शिकार ना रहें कि वो उनके ज़्यादातर जो भी पाश्चात्य सिद्धांतों का उन्होंने वर्णन किया है वो अनुकरण पर आधारित है। खैर, उन्होंने अपने पात्रों को, जैसा कि मैं बता रही हूँ, असाधारण बनाने के लिए, उनके व्यक्तित्व को असाधारण बनाने के लिए अज्ञे बहुत मेहनत करते हैं, और उनकी कमियों पर अज्ञे ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो स्पष्टीकरण भी आपको देते नज़र आएंगे। जो मुझे भी खटकता है कि जब आपने कोई पात्र निर्मित किया है तो उसके लिए आपको अगर स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं या तो असाधारणता इस हद तक बढ़ गई है कि वो हमें फेक लगने लगता है, रियल नहीं लगता है। तो वो कहीं ना कहीं आगे की एक कमी भी है कि वो, और उनकी कहानियों के पात्र भी आपको दिखेंगे, कुछ पात्र उनको पाठकों को गुमराह भी करते हैं, जिससे आगे अपनी जटिलता या कहीं ना कहीं अपने लेखन में एक उलझाव की स्थिति स्वयं भी पैदा करते हैं। इसीलिए अज्ञे के इन असाधारण पाठकों को या उनकी रचनाओं को पूर्वाग्रहों में लपेटकर फिजूल की बहस करना और उनकी रचना की अन्य खूबियों को दबा देना कहीं बेकार की बहस को उलझा देता है। तो ये ठीक नहीं है, भटका देने की बात है। उनके पात्र जो हैं वो टूटते टूटते बनते हैं, निखरते हैं, विकसित भी होते हैं, लेकिन वो विकसित होकर ना पूर्णतः कहीं पहुंच नहीं पाते।
वो जो एक समाज को देने की जो बात की गई थी, समाज को देने की स्थिति कि समाज को दे देते हैं, वो समाज में समर्पण या वो समाज की ओर जो राह है वो उस तरह से शायद अगे की रचनाओं में अगे स्वयं प्रदर्शित नहीं कर पाए हैं। वो एक छोटी सी जो एक भूल या एक छोटा सा जो एक जिस तरीके से वो अपने पात्र को गढ़ते हैं, उस ही मेहनत से वो अगर उस पात्र को जो समाज की ओर दिशा देने की बात थी पहुंचाते, तो शायद कहीं ना कहीं वो एक जो मूल्यांकन की जो कहीं ना कहीं भटकाव की स्थिति रही उससे वो बच पाते। वे परिवार समाज के संकुचित नियम बंधनों को मानने के लिए मानने के विरुद्ध हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर जो ऐसे नियम बंधन जो हमारे व्यक्तित्व में बाधा डालें, हमारे व्यक्तित्व को विकसित होने में बाधा डालें, वे उसको अस्वीकृत करते हैं। वे कहते हैं कि अपना एक अलग व्यक्तित्व, मतलब एक द्वीप की भांति एक व्यक्तित्व जो खड़ा करने की बात वो करते हैं, और वो सभी तरह के उस बीच में आने वाली जितनी भी बाधाएं रुकावट हैं उन सभी नियमों को वो लांघ जाते हैं, उन सभी नियमों को वो एक तरह से विरोध करने के इसी पक्ष में हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो व्यक्तित्व अलग स्वतंत्र तभी हो पाएगा, तभी निखर पाएगा जब वो ऐसी सोच, ऐसी सीमित दायरों से अलग हटकर खड़ा होगा। उनके पात्रों में शेखर, शशि, भुवन, रेखा, चंद्रमाधव, गौरा, योके, ये सभी जो हैं इस तरह के विरोध को या इस तरह के संघर्ष को करते नजर आएंगे। यथास्थान इनका ये विरोध या ये जो संघर्ष है वो आपको खोखला भी लगेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ये टूटते टूटते बनते हैं, निखरते हैं, विकसित भी होते हैं, लेकिन कहीं पहुंचते नहीं हैं। तो वो जो कहीं पहुंचने की स्थिति है वही इनके व्यक्तित्व को कहीं कहीं खोखला भी हमें दिखाती है, जिससे पाठक जो है वो भटक जाता है। बहरहाल इनके जो इनका जो समाज है इनके पात्रों का, वे स्वयं इसे निर्मित करते हैं, और इस समाज में वे हर तरह से, हर विषय पर, हर संबंध में वे स्वतंत्रता चाहते हैं, चाहे वह प्रेम की स्थिति हो, चाहे वह विवाह की स्थिति हो, चाहे वह सहजीवन की स्थिति हो, चाहे वह किसी भी स्तर पर एक संबंध हो। वे प्रेम को सर्वोपरि मानते हैं और किसी संबंध को नहीं। अभिजात शिक्षित वर्ग से चुने गए इन पात्रों का जो एक समाज है वो अपना एक सिलेक्टेड समाज है, एक सिलेक्टेड वर्ग है, और इस सिलेक्टेड वर्ग में सब पढ़े लिखे लोग ही आपको नजर आएंगे। पाश्चात्य, बांग्ला, संस्कृत कवियों की जो कविताएं पढ़ते हैं, कोटेशंस बोलते हैं, विचारधारा व्यक्त करते हैं, तो ये एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही, एक पढ़ा लिखा वर्ग ही हमारे सामने रख सकता है। और आगे के जो पाठक हैं, आगे स्वयं भी अपने दौर में ऐसे पाठक की उम्मीद करते हैं अपनी रचनाओं के लिए जो शिक्षित हो। इसीलिए इन सब विचारधाराओं को ना जानने वाला पाठक उनकी इस विचारधारा से तालमेल नहीं बैठा पाता। और जो वर्तमान युग का पाठक है, क्योंकि वह समुदाय इतना ज़्यादा वेल मैनेज और एजुकेटेड है कि वह इस तरह की जो अंग्रेज़ी कविताएं हो गई, नाटक हो गए, कहानियां हो गई, या अन्य कोई विषय हो गया, उस पर अपनी एक सोच, एक समझ रखता है। तो इसीलिए वो आज इन उपन्यासों की भाषा के साथ, इन पात्रों के साथ बहुत आराम से इस असाधारणता को बहुत आराम से निगल लेता है, क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी शायद उन पात्रों से कहीं अधिक असाधारण है। इसीलिए आज के समय में, वर्तमान समय में आगे के वो जो विचार थे या आगे की जो विचारधारा थी वो बहुत आराम से हम स्वीकृत कर लेते हैं, जिसे उस समय बहुत सारे पक्षों के साथ या बहुत सारे ये देखो कि चीज़ों को लेकर उन्हें आलोचकों ने घेरा। आज के समय में आगे के स्वतंत्र जो विचार हैं ये तो हमारे सामने देखिए कि कानूनन भी मान्यता प्राप्त हो चुके हैं। जिस सहजीवन की बात वो नदी के द्वीप में करते हैं, जो आलोचकों को बेहद खटकती है और अश्लील करार कर दी जाती हैं बहुत सारी बातें उस उपन्यास की, तो आज उन सब बातों को एक कानूनी मान्यता भी प्राप्त है। और यह बात अलग है कि मध्यम वर्ग के जो व्यक्ति हैं, कुछ वर्ग आज भी उन चीज़ों को, उन विचारों को, उन संबंधों को स्वीकृति नहीं देते। आगे ने अपनी कहानियों में जहाँ एक और सामाजिक यथार्थ का वर्णन किया है, वहीं दूसरी ओर व्यक्ति मन की गुत्थियों को सुलझाने मध्यम वर्ग की ऊहापोहों का भी वर्णन किया है।
वे क्रांतिकारी जीवन, सैनिक जीवन, भारत विभाजन, समाज और उससे मिलने वाले सम्मान के खोखलेपन से जुड़ी हुई कहानियां भी लगातार लिखते रहे। रोज हीलीबोन की बत्तखें, पठार का धीरज, पगोड़ा वृक्ष, विपतगा, मेजर चौधरी की वापसी, जयदोल, खितीन बाबू, शरणदाता, कलाकार की मुक्ति आदि ऐसी उनकी अन्य बहुत सारी कहानियां हैं जहां आगे अपने प्रवृत्ति कथाकारों से कहीं एक कदम अलग आपको नजर आएंगे। शिल्प विधान की दृष्टि से कहानीकार और उपन्यासकार दोनों ही आपको विविध शैलियों का प्रयोग करते नजर आएंगे, जहाँ पर उनकी जो कहानी है वो कोई सोचा समझा नक्शा या प्लॉट नहीं होता, अपितु पात्रों की संवेदना से ही वे कहानी गढ़ते हैं। उनकी कहानियों के पात्र जितने भावुक व अंतर्मुखी हैं, उतने ही वे भारी परिवेश, समाज की ओर प्रति चिंतित, घोर जिज्ञासु और जागरूक भी हैं। उन्होंने प्रतीक, योजना और सांकेतिकता का भी अद्वितीय प्रयोग किया है। उनके कथा साहित्य में भारतीय, पाश्चात्य दोनों शैलियों का वर्णन मिलता है, जहां आपको प्रत्यावलोकन शैली, आत्मकथात्मक शैली, दृश्य विधान शैली, विवरणात्मक शैली, वर्णात्मक शैली, पात्र शैली, पत्र शैली, मनोवैज्ञानिक शैली आदि का मिला जुला रूप, डायरी शैली, सब आपको जो है वो एक मिले जुले रूप में आपको नजर आएंगे। जैसा कि नदी के द्वीप अगर आप उपन्यास पढ़ेंगे तो वहाँ आपको प्रत्यावलोकन शैली, आत्मकथात्मक शैली, पत्र शैली, डायरी शैली, संकेत शैली, वर्णात्मक शैली सब कुछ नजर आएगा और उसको बेहद अनूठे प्रयोग के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया है। कथेतर गद्य की मैं बात करूं तो कथेतर गद्य में उनके मैं निबंध और उनके संपादन कार्य को मैं आपके सामने रखूंगी कि निबंधकार अज्ञेय पर आलोचकों ने कम बात की है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि निबंधकार अज्ञेय के जो विचार हैं वो या उनके जो संपादन के कार्य में जो भी विचारधारा या जो भी विचार नज़र आते हैं वो आलोचकों से या एक अज्ञेय चिंतक की जो भूमिका में नज़र आते हैं, वहाँ आलोचक वो तालमेल नहीं बिठा पाते या उस विचारधारा तक पहुंच ही नहीं पाते कि कोई वाद विवाद की स्थिति बना पाए। आलोचकों ने उनके निबंधों का विश्लेषण करने की बजाय विषय विशेष को लेकर ही, मतलब कोई विषय है उसके विषय को लेकर ही उन्होंने सिर्फ उनकी बात काटी है। उस विषय पर उन्होंने क्या लिखा है, उस विषय पर अज्ञेय के क्या विचार हैं, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। हिंदी साहित्य जगत में अज्ञेय पर जितने भी आरोप लगाए गए हैं, कहीं ना कहीं इन निबंधों में या इन संपादन कार्यों में भी उनका जो एक स्पष्टीकरण है या प्रतिक्रियाएं हैं या कुछ भी विचार हैं अज्ञेय के, तो वहाँ वो इन निबंधों में भी आपको नजर आएंगे। उन्होंने साहित्य रचना, उसकी स्वतंत्रता, रचनाकार का दायित्व व परिवेश, संस्कृति, भाषा, समीक्षा के गिरते स्तर, मूल्यांकन के नए प्रतिमानों को लेकर अपनी एक समझ व्यक्त की है। अज्ञेय की नज़र में आज का साहित्य वह है जो अपने समय की चिंताओं और संदेहों को व्यक्त करे, मूल्य के संकट को पहचान उन्हें पाने के लिए छटपटाए, जो इस संकट के पार भी बचा रह सके। वे ऐसे साहित्य और ऐसी संस्कृति को प्रमुख मानते हैं और उसको वे उसके पक्षधर है। अज्ञेय ने भारतीय भाषाओं और संस्कृति दोनों को ही अपने साहित्य में स्थान दिया है। संस्कृति के नाम पर होने वाली राजनीति से वे परहेज करते हैं। साहित्य के साथ साथ समाज, संस्कृति, भाषा, परंपरा, स्वाधीनता आदि सब एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं और ये सब उनके निबंधों में आपको बहुत गहराई से एक चिंतक अज्ञेय ने जो अपने विचार रखे हैं वहाँ आप उनको समझ पाएंगे। अज्ञेय ने उनके भाषा चिंतन को लेकर भी काफ़ी विचार यहाँ रखे हैं, लेकिन आलोचकों ने उस भाषा चिंतन को या उस भाषा पर जो उनकी भाषा समस्या को लेकर जो भी विचारधारा है उसे रूपवादी और भाववादी कहकर ही खारिज किया है। लेकिन कुछ समीक्षक जो हैं वो अगर अपने पूर्वाग्रहों को, निष्पक्ष दृष्टि को थोड़ा सा साइडलाइन कर दें और अपनी निष्पक्ष दृष्टि को थोड़ा सा खोल कर आगे के भाषा चिंतन का विश्लेषण करें, तो वे उसे यथास्थान सराहते भी नजर आते हैं कि अज्ञेय के शब्द और अर्थ के संश्लिष्ट उसी अर्थ का समर्थन
करते हैं जो कभी कालिदास ने अपने साहित्य में भी व्यक्त किया था। व्यक्ति की सत्ता को प्रमुखता देने वाले अज्ञे ने कुछ आत्मपरक निबंध भी लिखे हैं, जिसके कारण उन्हें व्यक्ति व्यंजक, व्यक्तित्व रंजित, ललित निबंध आदि कई कोटियों में रखा गया। कुट्टिचातन नाम से निबंधों में अज्ञे का हास्य व्यंग भरा व्यक्तित्व भी आपको देखने को मिलेगा। अज्ञे के लिए ना एक बात बड़ी उनके मुझे जो नज़र आती है जीवन में भी, और जो उनके आसपास रहने वाले लोगों ने उन्हें कहा कि वे एकांत प्रेमी हैं, संकोची हैं, घुन्ना है और संकोच प्रिय है, समाज भीरू है, और बहुत सारी चीज़ें उन पर ऐसे कहा उनके व्यक्तित्व के लिए। लेकिन जब आप ये निबंध पढ़ेंगे जो कुट्टिचातन नाम से हैं, वहाँ आपको वो व्यक्ति हास्य व्यंग से भरा नजर आएगा। जो व्यक्ति के बारे में ये प्रचलित है कि वह बहुत कम हंसता है, गंभीर से गंभीर विषयों पर भी कभी हंस देता है, तो हंसने वाले विषयों पर कभी चुप्पी साध जाता है, वो व्यक्ति यहाँ एक अलग व्यक्तित्व में नजर आएगा। अपने कथेतर साहित्य में यहाँ उन्हें इन ललित निबंधों में वे एकांत प्रेमी, संकोची, समाज भीरू हैं। साथ ही साथ वे बढ़ईगिरी, पशुपालन, बागवानी, यायावरी आदि का शौक भी रखते हैं। इसका परिचय भी आपको मिलेगा। अज्ञे आलोचना को आपद्धर्म मानते हुए भी आलोचना कार्य करते हैं, आलोचक बनते हैं। आलोचना क्योंकि वो कहीं ना कहीं आलोचना से संतुष्ट हैं, अपनी आलोचना से संतुष्ट हैं। निरर्थक बहसों और विवादों में पड़ने की बजाय वे अपनी सार्थक रचना कर्म में जुटे रहे। उन्होंने अपनी इस योजना की अंतिम परिणति पर ही पहुंचना या बेकार की बहसों से बचना ही अज्ञे की विशेषता है। अज्ञे कवि अज्ञे और आलोचक वात्स्यायन दोनों को अलग रखते हैं। अज्ञे अपनी पसंद के अनुसार अपनी रचना व पाठक आलोचक, क्योंकि वो डिमांड करते हैं ऐसा कि उनका रचनाकार जो पाठक हो, जो आलोचक हो, वो उनकी पसंद का हो, जो कि अस्वाभाविक सी मांग है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अपनी पसंद का रचनाकार और आलोचक या पाठक मिलना किसी को भी ये बड़ा अटपटा सा लगता है, क्योंकि उन्हें आलोचकों की कोई कमी नहीं थी। जब से अज्ञे ने सृजन क्रम शुरू किया तभी से उनकी आलोचना नजर आती है, और कहीं ना कहीं इस आलोचना ने उनके पाठकों को भी भटकाया है, उनकी संख्या को कम किया है। जैसे कि मैं एक किस्सा आपके सामने रखती हूँ। एक बार मेरे एक कलीग ने जो कॉमर्स डिपार्टमेंट से हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि मैम मुझे कोई एक ऐसा लेखक बताओ जिसे मैं आराम से पढ़ सकूं या मैं जिससे कुछ नया सीखने को मिले। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ प्रेमचंद को ही पढ़े थे, तो प्रेमचंद की भाषा आप सभी जानते हो। तो ठीक है, मैंने उनके हिसाब, मेरे हाथ में अज्ञे की किताब थी तो कहानी संकलन, तो मैंने उनके हाथ में थमा दी, ये लो आप इसे पढ़ो। तो कुछ एक हफ्ते बाद वो मुझे मिले। उन्होंने कुछ 3-4 कहानियाँ पढ़ी होंगी, तो उन्होंने कहा कि मैडम बड़ा मुश्किल है, मैं नहीं पढ़ सकता। मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्या हुआ? कि इनकी हिंदी भाषा बड़ी मुश्किल है। मैंने फिर पूछा कौन सी भाषा? इनकी हिंदी भाषा बड़ी मुश्किल है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? इसमें तो बहुत सारे आपको अंग्रेजी के शब्द मिले होंगे और अंग्रेजी लिखने वाला ने कहा नहीं, मुझे कोई प्रेमचंद जैसा चाहिए, ये बड़ा मुश्किल है, इनकी हिंदी बड़ी मुश्किल है। तो यानी कि जो उन पर ये आरोप लग रहा है ना कि उनकी भाषा अंग्रेजी से मिलती जुलती है, पाश्चात्य विचारधारा से मिलती जुलती है, वहाँ हिंदी भी है जो मुश्किल लगती है लोगों को, क्योंकि वो तत्सम शब्दावली से भरी है, संस्कृत वाली हिंदी है, पारिभाषिक हिंदी है। जो जयशंकर प्रसाद तो पसंद आते हैं लोगों को, लेकिन अज्ञे नहीं पसंद आते। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगा? उन्होंने कहा नहीं, कुछ कहानियाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ मुझे समझ नहीं आई। क्यों समझ नहीं आई? क्योंकि वो उन्हें उलझाती हैं। जैसे कि मैं अपने इस वक्तव्य में भी बात रखी हूँ कि कहीं कहीं अज्ञे के पात्र पाठकों को उलझाते हैं, क्योंकि हम उनकी उस मनस्थिति से तालमेल नहीं जोड़ पा रहे। हो सकता है कि उनका जो पढ़ने का जो एक दायरा है वो सीमित हो, तो हमें पहले वो दायरा बड़ा करना होगा। अगर हम सीमित दायरे में पढ़ेंगे तो हम उसी सीमित कटघरे में, उस सीमित आलोचना में ही रह जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा अपना जो पक्ष है वो संपादन कार्य की ओर बिलाती हूँ। अज्ञे ने संपादक और पत्रकार
दोनों की भूमिका में अपना स्थान बनाया, दोनों में ही उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। और उनके संपादन कर्म की शुरुआत जो है वो तार सप्तक से ही नज़र आती है। काव्य जगत में तार सप्तक का आना मतलब एक नई लहर, एक नई विचारधारा, एक नया विवाद, एक नई उथल पुथल को जन्म देने वाली बात थी। और इसी श्रृंखला में कई सप्तकों की बात हुई जिनके काव्य में नए प्रयोग हैं, नए सत्य की तलाश है, उन्हें इन सप्तकों में शामिल किया गया। इसी श्रृंखला में दूसरा, तीसरा और चौथा सप्तक भी निकाले गए। आगामी सप्तकों के कर्ता धर्ता मात्र अज्ञेय ही रहे। चयनित कवियों वक्तव्यों का मूल भाव तक संपादक की जांच परख में तय हुआ। इन सप्तकों में शामिल संपादक अज्ञेय के विचार कविता के क्षेत्र में बड़े ही बदलावों और विवादों का केंद्र बने। चौथे सप्तक के बारे में तो ये भी कहा गया कि इसमें जो भी कवि चुने गए वो उनके अनुयायी या भक्त टाइप कवि थे। अब ये बात कितनी सच है कितनी गलत है ये तो वही लोग बता पाएंगे जो उस दौर में या जो वो कवि आज भी हैं। आलोचकों ने संपादक अज्ञेय के इन सप्तकों पर गुटबंदी आलोचना की है। इन्हें षड्यंत्रों का भी नाम दिया है कि ये जो सप्तक आए ये कहीं ना कहीं एक गुट बनाने की एक साजिश है, दलबंदी की एक साजिश है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा ये सब बातें बेकार की बहस का एक किस्सा है। अज्ञेय ने साहित्यिक और साहित्येतर, सामाजिक, राजनीतिक दोनों तरह की पत्रकारिता की है। हिंदी पत्रकारिता में अज्ञेय का स्थान, अज्ञेय के पत्रों का स्थान बहुत बहुमूल्य है। उनके पत्रों में विशाल भारत, प्रतीक, नया प्रतीक, सैनिक, दिनमान आदि प्रमुख है, जहां वे एक कुशल संपादक और एक पत्रकार के रूप में आपको नजर आएंगे। और हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में जिन सुधारों की आवश्यकता थी या जिन नए नए विषयों की आवश्यकता थी, जिन ज़रूरतों की जो ज़रूरतें उन्हें लगी वो वहाँ उन्होंने अपने पत्रों के माध्यम से करने का प्रयास भी किया है। अपनी पत्रिकाओं के, अपने पत्रों के विषय से लेकर पृष्ठ सज्जा, साज सज्जा, कवर पेज, चित्रांकन आदि सभी में उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अज्ञेय ने अपने लेखन के साथ ही शुरू से स्पष्ट कर देते हैं कि रचनाकार अज्ञेय और सच्चिदानंद वासनायन दोनों अलग अलग व्यक्तित्व हैं। क्योंकि जब वो हीरानंद वासनायन के नाम से कोई लेख लिखते हैं और अज्ञेय पर बातचीत करते हैं या अज्ञेय की रचनाओं पर बातचीत करते हैं तो वे कभी भी कहीं भी मैं, मेरा, मेरे, मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते। वे प्रयोग करते हैं लेखक, वे प्रयोग करते हैं उन्होंने, वे प्रयोग करते हैं अज्ञेय। तो इस तरह से वो जो ये भेद है इस व्यक्तित्व के बीच स्पष्टतः लक्षित करते चलते हैं। उनकी पत्र पत्रिकाएं ही उनके कुशल संपादक का कहीं ना कहीं एक उदाहरण है। और दिनमान हमारे सामने इसका एक ज्वलंत उदाहरण है कि दिनमान में जो उन्होंने काम किया है, जो दिनमान की एक भूमिका रही है पत्रकारिता जगत में, वो स्पष्ट लक्षित होती है। और हिंदी आलोचना में आलोचकों ने प्रायः उनके इस संपादक और पत्रकार को अनदेखा ही किया है, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें यहाँ कहने के लिए या उन्हें कुछ बहस के लिए कहीं कुछ गरम मसाला नहीं मिलेगा। शायद इसलिए विद्वानों ने उसे अनदेखा ही किया। जैसा कि एक अंतिम विषय पर मैं आपका और ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि आज साहित्य जगत में अज्ञेय अपनी रचनाओं के रूप में ही उपस्थित है, रचनाओं के रूप में ही हमारे बीच जीवित है। और जब आज रचनाकार स्वयं प्रतिक्रियाएं देने के लिए, टिप्पणियां करने के लिए हमारे सामने नहीं है, तो उनके जो उस दौर के आलोचक हैं जिन्होंने स्वयं स्वीकारा है कि हमने गुटबंदी आलोचना की थी, हमने कहीं ना कहीं इन नए विचारों को या इस नए उभरते लेखक को अपने विकास में बाधित पाया कि अरे ये क्या हुआ, ये कैसा एक व्यक्ति आ गया जिसने एकदम ही आकर उथल पुथल मचा दी। तो वो स्वयं स्वीकारते हैं कि हमने दलबंदी आलोचना की, हमने उन्हें जानबूझकर कटघरे में डाला और जानबूझकर अधूरे मूल्यांकन किए ताकि उन्हें भटकाया जा सके या उनकी वो जो एक हिम्मत है, उनकी जो एक नई विचारधारा हमारे सामने आ रही है, उसे तोड़ा जा सके। आप भी जानते हैं बहुत सारे आरोपों में एक आरोप ये भी लगा अज्ञेय पर कि उनकी जो एक इमेज है, जो छवि है, वो हिंदी लेखक जैसी नहीं है। ये भी एक जो मैं सेंटेंस है वो लगातार अज्ञेय के बारे में सुनती रही हूँ। लेकिन अब जबकि जो
ये नया दौर जिसमें अज्ञेय को लेकर जन्म शताब्दियों को लेकर नए नए उनके विषयों पर, उनकी रचनाओं पर सेमिनार वेबिनार हो रहे हैं, वहाँ पर वही आलोचक जो कटु आलोचना कर रहे थे, वही आलोचक जो है उन्हें सराहते नजर आते हैं। उनकी रचनाओं के लिए नए मूल्यांकन की, नए दृष्टिकोण की मांग करते हैं और ये कहते हैं कि कुछ जो हमसे छूट गया या जो हमारी दृष्टि नहीं खोज पाई, इस लेखक को, इस कवि को, इस व्यक्तित्व को उस नई दृष्टि की आवश्यकता है। तो और शेखर एक जीवनी उपन्यास जिस पर बेहद विवाद हुए, उसे हिंदी के महान उपन्यासों में घोषित किया गया, 5 उपन्यासों में, और उनको अमृत पुत्र कहा गया। किसी ने उसे बूढ़ा गिद्ध कहकर नकारा था कवि, तो वे उसे आज रविंद्रनाथ ठाकुर और बड़े बड़े लेखकों के साथ उसकी तुलना करते हुए नजर आते हैं। और कहीं कहीं इन्हीं जन्म शताब्दियों में जो मैं सुनती आई हूँ पिछले कई सालों में, वो वही जो उसी कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़े लोग हैं या जो विद्वानों के बीच एक नई फुटेज या अपनी छवि बनाना चाहते हैं, वे आज भी कटु आलोचना करते हैं या आज भी सीमित दायरों में कुछ पक्षों को केंद्रित करते हुए या कोट करते हुए बात करते हैं। जैसे कि जो वो सिर्फ एक उन सुर्खियों में आने का एक तरीका है, लेकिन जो आलोचक उस दौर में थे जिन्होंने स्वयं भी स्वीकारा, स्वयं नामवर सिंह जी ने भी अपने यथास्थान वक्तव्यों में ये बात कही है। कुछ वक्तव्य तो मेरे खुद के सुने हुए हैं। तो बस मैं इन्हीं सब विषयों के साथ, इन्हीं सब बातों के साथ, विचारों के साथ अपने विषय को समाप्त की ओर लेना चाहती हूँ कि अब मैं बस एक अंतिम वाक्य आपके सामने रखना चाहती हूँ। जिन छवियों में अज्ञेय हमारे सामने बातचीत के माध्यम से आए, उन छवियों में मैं 2 तरह से अज्ञेय को सफल मानती हूँ। एक तो कवि अज्ञेय और संपादक अज्ञेय। उनकी समस्त रचनाओं पर पढ़ने के बाद, अध्ययन करने के बाद, शोध करने के बाद, मैं जो उनका जो सबसे ज़्यादा निखरता हुआ, जहाँ सबसे ज़्यादा मैं उन्हें निष्पक्ष देखती हूँ, वो उनका एक कवि रूप है और अन्य रचनाओं में भी जो नज़र आता है उनका कवि रूप, और दूसरा उनका संपादन कार्य है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि हिंदी आलोचना में अज्ञेय के इस मूल्यांकन को, इस वक्तव्य में जो भी बातचीत हुई, अज्ञेय के विचार व उनकी रचनाएं जो हैं वो आगामी पीढ़ी के लिए कहीं ना कहीं उन्हें एक नई सोच देंगे, कहीं ना कहीं उन्हें प्रेरणा देंगे, कहीं ना कहीं उन्हें उनके जिस मूल्यांकन को उस दौर में कहीं ना कहीं सीमित कर दिया गया, उसे एक नए दृष्टिकोण के साथ करने के लिए, नए दृष्टिकोण से सोचने के लिए कहीं ना कहीं हमें इस विषय पर ज़रूरत है करने की, सोचने की, इसका मूल्यांकन के लिए। उस लेखक को, जिस लेखक को उलझाव का, भटकाव का, मुश्किल कहकर, इतने आरोपों में या आरोपित कहकर सिर्फ यही सोचकर पढ़ने से दरकिनार कर दिया जाता है या शोध के लिए नहीं चुना जाता है। तो मैं अपनी बात बस इन सभी विचारों के साथ आप सबके सामने समाप्त करती हूँ। और मनीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे उन्होंने इस कार्य के लिए अवसर दिया और अपने विचार रखने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए, आप सभी के लिए कहीं ना कहीं कुछ ज़रूरी समझा। तो नमस्ते।